जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें, ठीक है, और आप अपडेट रहें। और आज की क्लास जो है हिस्ट्री की क्लास होनी है। तो हिस्ट्री की क्लास में पीछे हमने मौर्य काल के बारे में जो है वो सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी, ठीक है। मौर्य काल में हमने मौर्य काल की जो सामाजिक व्यवस्था हो गई, प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, सैन्य व्यवस्था हो गई, ये सारी जो अलग अलग तरह की वहाँ पे रिवाज थे, या फिर जैसे मुद्रा का प्रचलन हो गया, हाँ, तो कौन कौन सी मुद्राएं चलती थी, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब आज की क्लास में हम उसके आगे की चीजें, मतलब मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्यों के बाद का जो समय था, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मौर्योत्तर काल बोलते हैं, ठीक। अब मौर्योत्तर काल में अलग अलग वंश के जो राजा हैं वो आते हैं और शासन करते हैं। तो मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहले मौर्योत्तर काल में आने के पहले देखेंगे कि मौर्य वंश जो था, जिसमें अशोक जैसे, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे इतने महान महान शासक हुए, तो वो वंश इतना कमजोर कैसे हो गया, ठीक। तो उसके कमजोर होने के पीछे जो रीजन था वो ये था कि सबसे पहले क्या था कि अशोक जो थे, ठीक है, जो मौर्य सम्राट थे अशोक, ठीक। तो अशोक ने क्या किया था, अशोक ने युद्ध की नीति को छोड़ दिया था, ठीक। तो युद्ध की नीति को जब छोड़ दिया तो उसमें क्या हो गया, युद्ध को छोड़ने का मतलब हुआ कि आप अब आगे किसी भी राजा से या फिर किसी भी दुश्मन से युद्ध नहीं लड़ेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो भेरी घोष था, भेरी मतलब क्या होता है कि युद्ध की नीति, ठीक है। तो भेरी घोष को उन्होंने क्या बोला कि अब हम धम्म घोष पर चलेंगे। धम्म घोष क्या होता है, धम्म घोष होता है धर्म की नीति, ठीक है। तो उन्होंने यही बताया कि अब धर्म की नीति पर राज्य जो है वो चलेगा, धर्म की नीति पर शासन होगा, ठीक। तो धर्म की नीति पर जब शासन होगा तो आप युद्ध नहीं करेंगे, आप तलवार नहीं उठाएंगे। तो राजा के हाथ में तलवार जो है वो शासन का एक संकेत देती है, ठीक है। तो अगर राजा के हाथ में तलवार नहीं है, राजा तलवार छोड़ चुका है, तो धीरे धीरे विरोधी क्या है वो सर उठाएंगे, या फिर विरोधी जो है वो जन्म लेंगे, ठीक। तो यही चीज जो है वो चली आई, ठीक है। तो अशोक के टाइम पे व्यवस्थाएं अच्छी थी, ठीक है। अशोक क्या था, एक सूझबूझ और प्रतापी शासक था, इसलिए व्यवस्था ठीक चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब अशोक के जो उत्तराधिकारी आए, ठीक है, उत्तराधिकारी मतलब जो अशोक के बाद मौर्य वंश में राजा आए, वो धम्म घोष की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, कमजोर होते चले गए, ठीक है। और जब वो धीरे धीरे, अगर आप कमजोर हो रहे हैं तो दूसरा कोई मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो हुआ यूं कि एक जो आखिरी शासक थे मौर्य वंश के, ठीक है, मौर्य वंश का आखिरी शासक जो था, ठीक है, मौर्य का अंतिम शासक जो था उसका नाम था बृहदत्त, ठीक है। क्या नाम था इनका, इनका नाम था बृहद्रथ, ठीक। ये कौन थे, ये थे मौर्य वंश के अंतिम शासक, ठीक है। अब इनके एक थे सेनापति, ठीक है, कौन था, सेनापति, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, कौन था, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तब पुष्यमित्र शुंग जो है बृहदत्त जब अत्यंत कमजोर शासक साबित हुआ तो पुष्यमित्र शुंग सेनापति था, ठीक है। तो इसने क्या किया, बृहदत्त की धोखे से हत्या कर दी, ठीक है। किसकी हत्या कर दी, बृहद्रथ की। और हत्या करके खुद को क्या बना लिया, शासक बना लिया, ठीक। अब खुद को जब शासक बनाया तब यहां से प्रारंभ हो जाता है शुंग वंश, ठीक है। क्या प्रारंभ हो जाता है, शुंग वंश, ठीक है। शुंग वंश जो है यहां से प्रारंभ हो जाता है। तो शुंग वंश कब से कब तक था, तो 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक ये था,
ठीक, मतलब 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक शुंग वंश का जो है वो शासनकाल था। ठीक है, तो शुंग वंश क्या था, ये एक क्या था, क्षेत्रीय राजवंश था। ठीक है, सॉरी, क्षेत्रीय था। और ये जो था ये पहला ब्राह्मण वंश था, या फिर अगर कहा जाए तो पहला गैर क्षत्रिय, ठीक है, गैर क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण, ठीक है, क्या था, ब्राह्मण वंश था। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक आपको बताया कि जब मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने ही क्या किया, नींव रखी शुंग वंश की। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, नींव रख दी, किसकी, शुंग वंश की नींव रख दी। ठीक है, अब शुंग वंश की नींव रखने के बाद इसको बोला जाता है कि ये ऐसा पहला वंश था जो क्षत्रिय नहीं था। अभी तक मगध पे जितने वंश आए थे शासन करते हुए वो कहीं ना कहीं या तो क्षत्रिय थे या तो किसी अन्य जाति से थे। ठीक है, ब्राह्मण वंश नहीं था। ठीक, तो ब्राह्मण वंश नहीं था तो इसको कौन सा वंश माना जाता है, पहला ब्राह्मण वंश, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो था वो ब्राह्मण था। ठीक है, और ब्राह्मण था, ये क्या था, ब्राह्मण था। ठीक, और दूसरा क्या था, ये कट्टर था। कट्टर का मतलब क्या होता है कि कोई अपने जाति और धर्म को लेके क्या हो ना, बहुत ही एग्रेसिव रणनीति रखता हो, बहुत ही उग्र रणनीति रखता हो, किसके लिए, अपने धर्म के लिए। ठीक, तो ये क्या किया इसने, ये क्या क्या प्रारंभ किया इसने सबसे पहले क्या किया, जब राजा बना तो इसने जो बौद्ध धर्म के, ठीक है, बौद्ध धर्म के जो क्या बने थे, स्मारक, ठीक है, क्या बने थे, बौद्ध धर्म के जो स्मारक बने थे, ठीक है, स्तूप बने थे, इनको क्या किया, ये तोड़वाने लगा। ठीक है, इनको क्या किया, ये तोड़ने लगा। क्यों, क्योंकि ये क्या था, ब्राह्मण था और बौद्ध धर्म का क्या था, ये बौद्ध धर्म का विरोधी था। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का विरोध करता था। ठीक, बौद्ध धर्म का ये क्या करता था, विरोध करता था। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसी में एक आप पढ़ेंगे कौन सा स्तूप है, सांची का स्तूप। ठीक है, तो सांची के स्तूप में, सांची के स्तूप की जो खिड़कियां थी, ठीक है, जो खिड़कियां थी उस पे इसने क्या किया था, पीतल की चादर लगवाई थी। ठीक है, पीतल की चादर लगवा दी खिड़कियों पे। ठीक है, चादर का मतलब क्या हो गया कि जो खिड़कियों में, जैसे अभी क्या है, ग्रिल लगी रहती है ना, देखते होंगे आप घरों में, तो उसको क्या किया इसने पीतल का लगवा दिया। ठीक है, पीतल का लगवा दिया इसको। ठीक, इसको बताया जाता है कि ये एक घोर ब्राह्मणवादी शासक था। ठीक है, घोर ब्राह्मणवादी। ठीक, तो घोर ब्राह्मणवादी था। तो इसकी वजह से इसके शासनकाल में क्या होता है, इसके शासनकाल में जो वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म की वजह से वैदिक सभ्यता जो थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, समाप्त होती जा रही थी। ठीक, तो ये क्या किया, इसकी वजह से जो वैदिक सभ्यता थी, ठीक है, वो पुनः जागृत हो गई। वैदिक सभ्यता क्या हुई, वो पुनः जागृत हुई। ठीक है, पुनः जागृत हुई, मतलब क्या हुआ कि जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था, ठीक है, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, पुनः जो है वो आना प्रारंभ हो गया। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आती होगी। ठीक है, अब इसने सांची के स्तूप में क्या किया, पीतल की चादर लगवाई, और इसी क्रम में एक स्तूप था भरहुत का स्तूप। ठीक, भरहुत का स्तूप। ठीक, तो इसका इसने क्या किया, आकार 2 गुना करवा दिया। आकार क्या करवा दिया, 2 गुना, मतलब जैसे जो प्रांगण था इसका, प्रांगण मतलब क्या होता है, एरिया। ठीक है,
तो इसके एरिया को क्या किया पुष्यमित्र शुंग ने, एरिया को बढ़ा दिया। ठीक, फिर अगर अब इसके बारे में जानकारी देखें तो इसके बारे में जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। एक तो कौन सा है, दिव्यावदान। ठीक है, एक ग्रंथ है दिव्यावदान। ठीक है, दिव्यावदान से भी क्या प्राप्त होता है, दिव्यावदान से ही प्राप्त पता चलता है हमको कि जो अशोक थे, ठीक है, उन्होंने अपने 99 भाइयों को मार के क्या किया था, राज सिंहासन को प्राप्त किया था। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। और इसके बाद दिव्यावदान से ही पता चलता है कि ये जो सांची का स्तूप था इसमें पीतल की चादर लगवाई किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो भरहुत का स्तूप हो गया और ये चीज हो गई। ठीक, अब इसके बाद जो आते हैं इसके बाद इसने अपने राज्य के विस्तार के लिए, ठीक है, राज्य विस्तार के लिए क्या किया, तो राज्य विस्तार के लिए क्या किया जाता था, पहले अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ। ठीक, अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। ठीक है, अब अश्वमेध यज्ञ के बारे में अगर देखें तो अश्वमेध यज्ञ में देखिए इसमें क्या है, अश्व। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि राजा जो है वो अपने राज्य के विस्तार के लिए एक सेना तैयार करता था। ठीक है, सेना तैयार करने के बाद सेना तैयार हो जाती थी और उसके बाद उसके एक यज्ञ करके एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था। ठीक है, एकदम खुला। ठीक, मतलब उसमें क्या था, कोई बैठ के नहीं चला, एक घोड़े को एकदम स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था। ठीक है, और उसके पीछे क्या थी, सेना चलती थी। ठीक, तो घोड़ा जहां जहां से जाता था, ठीक है, जैसे अब पड़ोस में कोई दूसरा राजा है तो उसके प्रदेश में घोड़ा घुस गया। ठीक है, तो चीज क्या हो सकती है, अगर घोड़ा उसके प्रदेश में चला गया तो उसके राजा के पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक तो या तो वो क्या करे, जो एरिया ऐसे जो एरिया में घोड़ा घुस के निकल गया वो एरिया उस राजा का हो जाएगा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक, आप यहां समझेंगे अच्छे से, जैसे एक एरिया एक राजा का है, ठीक है, ये दूसरे राजा का है और ये तीसरे राजा का है और यहीं पे एक चौथे राजा का भी है। ठीक है, तो मान लीजिए ये है पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक, अश्वमेध यज्ञ करके घोड़े को छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ भी मान लीजिए कोई राजा है, अब घोड़ा यहाँ से चला, ठीक है, ऐसे 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 आया, यहाँ से होते हुए यहाँ आ गया। ठीक है, अब पुष्यमित्र शुंग का राज्य इतना ही था। ठीक है, लेकिन घोड़ा यहाँ से ऐसे घूमते हुए आया तो इस राज्य में भी गया, इस राज्य में भी गया, इस राज्य में भी गया, इसमें भी गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ के राजा हैं, ठीक है, इन राज्यों के जो राजा हैं, ठीक, या तो ये अपना जो इनका स्थान इसमें आ गया है ये स्थान पुष्यमित्र शुंग को सौंप दें। ठीक, ये इतना स्थान पुष्यमित्र शुंग को सौंप दें, या फिर जो घोड़े के पीछे सेना गई है, ठीक है, घोड़े के पीछे सेना भी छोड़ी गई है ना, तो उससे युद्ध कर लें। ठीक, तो अगर युद्ध में जीत जाते हैं तो कोई बात नहीं, और हार जाते हैं तो फिर उनका हो ही गया। ठीक है, तो ये है इसका सलूशन। ठीक है, और दूसरा सलूशन ये है कि घोड़ा राजा ने छोड़ा है, इनके प्रदेश में घुसा, एक तैयार करके घोड़ी छोड़ दें उसके पीछे, तो भी काम बन सकता है ना, तो घोड़ा चला जाएगा पीछे पीछे, तो ये क्या करें, इधर घुसा के पुष्यमित्र शुंग वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ऐसे ही था। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होती हैं अश्वमेध यज्ञ। ठीक, अब अश्वमेध यज्ञ करके इन्होंने क्या किया, अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, और अश्वमेध यज्ञ इनका कराया किसने, तो इसका कराया था पतंजलि कराया था। एक कौन है, ये एक ऋषि हैं। ठीक है, ऋषि हैं और ये इनके क्या थे, दरबार में रहते थे। किसके दरबार में, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन रहता था, महर्षि पतंजलि। ठीक है, महर्षि पतंजलि जो है वो
इनके दरबार में रहते थे। ठीक, और इसका जो हमको जानकारी प्राप्त होती है अश्वमेध यज्ञ की, ये प्राप्त होती है अयोध्या अभिलेख से। ठीक, कहाँ से? अयोध्या अभिलेख। ठीक है, अयोध्या अभिलेख से हमको जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग जो शासक था, इसने क्या किया था, इसने अश्वमेध यज्ञ करके अपने राज्य का विस्तार किया था। ठीक, उसके बाद इसने 2 प्रमुख युद्ध किए थे। ठीक है, अब इसके युद्ध में क्या है, ये 2 युद्ध किए थे, जिसमें विदर्भ का युद्ध और खारवेल का युद्ध। ठीक है, या फिर यवन आक्रमणकारी, जो यवन शासक थे उन्होंने इसके समय पर आक्रमण किया था। ठीक, तो इसके समय पर जो यवन आक्रमणकारी थे उसको जिसने किया था उसका नाम था डिमिट्रियस। ठीक है, क्या नाम था? उसका नाम था डिमिट्रियस। ठीक है, ठीक, या फिर जिसको फिर बोला गया मिलिंद। ठीक है, मिलिंद प्रथम। ठीक, या फिर उसको नाम रखा गया मिनांडर। ठीक है, तो इसके समय पर यवन आक्रमणकारी आए। ठीक है, कौन आया? यवन आक्रमणकारी। ठीक, और यवन आक्रमणकारी जो आते हैं, यवन आक्रमणकारी का नाम क्या था? जो नेतृत्व कर रहा था, जो उसका नाम था मिनांडर। ठीक, मिनांडर, और इसी का दूसरा नाम था मिलिंद। ठीक है, क्या नाम था? मिलिंद। ठीक है, मिनांडर जो था, मिनांडर का ही दूसरा नाम क्या था? मिलिंद नाम था। ठीक है, तो युद्ध किया, तो युद्ध करने पर जब दूसरी बार युद्ध किया, देखिए पहली बार कौन था? पहली बार तो डेमेट्रियस था, तो डेमेट्रियस क्या होता है? चला जाता है। फिर दूसरी बार जब आता है तो मिनांडर आता है। ठीक है, तो डेमेट्रियस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कौन आता है? मिनांडर। तो मिनांडर जो है वो आता है पुष्यमित्र शुंग से युद्ध करने। ठीक, अब ये जब युद्ध करने आता है तो पुष्यमित्र शुंग इनसे क्या करते हैं? जीत जाते हैं। ठीक, कौन जीता? तो जीता कौन? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग क्या हुए? जीत गए। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग जब जीत गए तब मिलिंद जो है वो इनकी शरण में आ जाता है, और वहीं पर इनको एक कौन मिलता है? बौद्ध भिक्षु। ठीक है, जिसका क्या नाम था? नागसेन। ठीक है, क्या नाम था? नागसेन। ठीक, अब जब नागसेन इनको मिल जाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे इनकी और मतलब मिलिंद और नागसेन की बातचीत होती है। ठीक है, धर्म को लेकर बातचीत होती है, जिसको कहाँ पे लिखा गया है? जिसको लिखा गया पुस्तक मिलिंद पानो में। ठीक, किसमें लिखा गया? मिलिंद पानो। ये क्या, कौन सी पुस्तक थी? ये पुस्तक थी जिसमें मिलिंद और नागसेन के बारे में चर्चा जो है वो की गई है। ठीक, अब इसके शासनकाल में कुछ किताबें जो थी, कुछ पुस्तक जो थी वो और लिखी गई। ठीक है, जैसे पतंजलि ने लिखा महाभाष्य। ठीक, पतंजलि ने कौन सा लिख दिया? महाभाष्य लिख दिया। ठीक है, इसी तरह मनु ने क्या लिखा? मनु स्मृति लिख दिया। ठीक है, तो फिलहाल कुछ इन सब किताबों के लिए क्या है ना कि कंट्रोवर्सी बन जाती है। ठीक है, तो वो चीजों की दिक्कत हो जाती है। तो देखिए मनु ने क्या लिखा? मनु स्मृति। ठीक, मनु स्मृति। ठीक है, उसके बाद पाणिनि ने क्या लिखा? पाणिनि ने लिखा अष्टाध्यायी। ठीक है, अब ये जो अष्टाध्यायी थी, ये अगर देखा जाए तो व्याकरण की पहली पुस्तक थी। ठीक है, व्याकरण की पहली पुस्तक इसको माना जाता है। ठीक है, ठीक, इसी तरह पतंजलि की रचना कौन सी थी? महाभाष्य। ठीक है, और इसी के समय कालिदास ने लिखा था
कालिदास ने क्या लिखा था? मालविकाग्निमित्रम। ठीक, अब मालविकाग्निमित्रम जो लिखी गई थी, इसके पीछे की कहानी जो है वो अलग है। ठीक, अभी आपको बताया गया कि विदर्भ और यवन आक्रमणकारी दो लड़ाइयां पुष्यमित्र शुंग ने लड़ी अपने शासनकाल में। तो यवन आक्रमणकारी में सबसे पहले आया डेमेट्रियस, दूसरी बार आया कौन? मिनांडर। ठीक है, लेकिन जब विदर्भ का युद्ध हुआ, ठीक है, किसका हुआ? विदर्भ। ठीक है, किसके शासनकाल में? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। विदर्भ में क्या है? ये कहां पड़ता है? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। ठीक है, यहां पे क्या था? उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। ठीक, किसका युद्ध? कि राजा कौन बनेगा। ठीक है, उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था। तो पुष्यमित्र शुंग जो था, इसका बेटा था कौन? पुष्यमित्र शुंग का बेटा था अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र। और अग्निमित्र को इसने भेज दिया विदर्भ, और ये क्या करता है? विदर्भ को जीत लेता है। ठीक, लेकिन यहां पे आ जाता है ट्विस्ट। ठीक है, इसको मिल जाती है यहां पे पापक परी। ठीक, पापक परी कौन था? मालविका। ठीक है, मालविका। ठीक, अब मालविका और अग्निमित्र की जो है वो हो जाती है सेटिंग। ठीक है, तो मालविका और अग्निमित्र की यहाँ पे सेटिंग हो गई। ठीक है, दोनों में क्या हुआ? फोन ऑन होने लगा, बातचीत होने लगी। तो अब जब जब ये आता, लड़ता मिलता चला जाता। तो ये चीज जब चल रही थी तो इसको देख लिया किसने? कालिदास ने। ठीक है, अब राजा को डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते हैं, तो कालिदास ने क्या किया? मालविकाग्निमित्रम जो है वो रचना लिख डाली। ठीक है, और इन दोनों का जो छुपन छुपाई वाला खेल था, किसका? मालविका और अग्निमित्र का। ठीक है, मालविका और अग्निमित्र का जो चोरी चुपके वाला काम था, उसको मालविकाग्निमित्रम में खुलेआम इन्होंने क्या किया? लिख के दे दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है इसका जो बेटा था। ठीक है, इसका जो बेटा था वो बनता है शासक। ठीक, शासक कौन बनता है? इसका बेटा अग्निमित्र। ठीक, अग्निमित्र बनता है शासक। तो अग्निमित्र के बारे में आपने पढ़ा कि इसने क्या किया था? विदर्भ का युद्ध किया था। ठीक है, और ये क्या था? उत्तराधिकारी था किसका? उत्तराधिकारी था शुंग वंश का। ठीक, तो शुंग वंश का उत्तराधिकारी होने के कारण अग्निमित्र को क्या होता है? इसके बाद राजा बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कोई विशेष काम इसने किया नहीं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे शुंग वंश भी क्या हुआ? कमजोर होता चला गया। ठीक, फिर जब पूरा कमजोर हो गया तो बीच में कोई इंपॉर्टेंट शासक नहीं आते हैं। ठीक है, फिर इस वंश के 10वें जो शासक थे, उसका नाम था देवभूति। ठीक, क्या नाम था? देवभूति। ठीक है, अब देखिए शुरुआत याद कीजिए शुंग वंश का। पुष्यमित्र शुंग क्या था? बृहदत्त का सेनापति था। ठीक है, और इसने क्या किया था? अपने राजा की हत्या की थी। ठीक है, देवभूति का सेनापति था वासुदेव। सेनापति कौन था? वासुदेव। ठीक है, सेनापति था वासुदेव। इसने अपने राजा की क्या कर दी? हत्या कर दी। मतलब जिस तरह शुंग वंश शुरू हुआ था, अपने राजा की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी, उसी तरह इसके जो अंतिम शासक थे, 10वें शासक, जिसका नाम क्या था? देवभूति। देवभूति के जो सेनापति थे वासुदेव, वासुदेव ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, मतलब जिस प्रकार इसने प्रारंभ किया था, उसी प्रकार इसका क्या है? अंत भी जो है वो होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक दो चीजें जो छूट रही हैं उनको देखें, तो जैसे जो जातक कथा लिखी गई थी, ठीक है, जातक कथाओं की जो रचना थी वो इसी काल में हुई थी। ठीक है, अब क्या शुंग वंश यहाँ पे समाप्त हो गया है, अंतिम शासक की
डेथ हो गई, ये एक दो चीजें छूटी हुई थी उनके बारे में आप जान लो। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जातक कथा की रचना कब हुई, तो पुष्यमित्र शुंग के समय में हुई, ठीक। पुष्यमित्र शुंग के समय में क्या हुई, जातक कथा की रचना जो है वो होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, ये भगवान विष्णु के सम्मान में जो है विदिशा जो है, विदिशा क्या करता है, अपनी राजधानी भी बनाता है ये, ठीक है। तो विदिशा जो इसकी राजधानी थी, वहां पर भगवान विष्णु के उसमें क्या है, ये बनवाता है एक गरुड़ध्वज अभिलेख, ठीक है। मतलब विदिशा में क्या बनवाता है, विदिशा में इसने क्या बनवाया, गरुड़ध्वज अभिलेख, ठीक है, गरुड़ध्वज अभिलेख, ठीक। तो जैसे अगर पूछा जाता है कि गरुड़ध्वज अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है, विदिशा, जिसको क्या बोलते हैं, बेसनगर, ठीक। इसको और क्या बोलते हैं, बेसनगर, ठीक है। तो विदिशा से हमको क्या मिल जाता है, गरुड़ध्वज अभिलेख मिल जाता है, ठीक। इसको लिखवाया किसने था, तो इसको लिखवाया था पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक। पुष्यमित्र शुंग ने इसको लिखवाया था, ठीक। तो ये चीज जो है वो मौर्योत्तर काल के बाद जो पहला वंश आता है शुंग वंश, ठीक। कौन सा वंश आता है, पहला वंश शुंग वंश आता है, ठीक। तो शुंग वंश के बारे में ये जानकारी जो थी वो आपको प्रदान की गई, ठीक। अब इसके बाद आ जाएगा कण्व वंश, ठीक है। अब कण्व वंश जो है वो हम उसको अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।